अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरियम एंड मम्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा सेकंड अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर, टीटीसी, ट्राई टू कंसीव। ये जो सेकंड टीटीसी अपॉइंटमेंट थी हमारी, वो हमारी बेबी जर्नी की स्टार्टिंग थी। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो जी, जो सबसे पहले जो डॉक्टर ने जो चीज़ कराई थी वो थी अल्ट्रासाउंड। जब उन्होंने सबसे पहले तो हमें सेकंड डे ऑफ पीरियड पे बुलाया था। तो जब सेकंड डे ऑफ पीरियड मेरा आया था तब मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने जो सबसे पहले जो कराया था वो था अल्ट्रासाउंड कराया था। तो अल्ट्रासाउंड के जो रिपोर्ट थे वो इस तरीके से थे कि यूट्रस थिकनेस 4 mm और जिसका जो साइज़ था वो 6 mm इंटू 4 cm इंटू 4 cm जी। और जो यूट्रस थी वो बिल्कुल हेल्दी थी और इसकी थिकनेस भी नॉर्मल थी, जितनी रहनी चाहिए उतनी ही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और यूट्रस का ये था, और जो राइट ओवरी थी वो माइल्ड पीसीओ था उसमें, और साइज़ था 2.2 cm इंटू 2.1 cm। राइट ओवरी में हल्का माइल्ड पीसीओ था, और जो लेफ़्ट ओवरी थी नॉर्मल साइज़ था, उसमें पीसीओ सी नहीं हुआ था। नॉर्मल साइज़ था 2 cm इंटू 1 cm विथ 1 GF ऑफ 8 mm। तो इसमें एक फॉलिकल भी था 8 mm का, और राइट ओवरी में कोई फॉलिकल नहीं था, लेकिन जो लेफ़्ट ओवरी थी उसमें 1 DF था, वो भी 8 mm का। तो ये जो अल्ट्रासाउंड हुआ था जिसमें 8 mm का DF था, वो सेकंड डे ऑफ पीरियड पे था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने करवाया मेरा हार्मोनल टेस्ट। तो जो टेस्ट हुए थे वो FSH, LH, प्रोलैक्टिन, शुगर और CBC, ये टेस्ट हुए थे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो रिज़ल्ट है वो नॉर्मल ही थे। FSH और LH भी नॉर्मल थे, क्योंकि जब इससे पहले वाले मंथ में मैं गई थी तो उन्होंने कहा था कि आप वेट पर कंट्रोल कीजिए। तो मैंने बहुत एक्सरसाइज, जॉगिंग और डाइट पे कंट्रोल किया था, तो मेरा काफ़ी वेट लूज़ हुआ था। तो ये भी मेरा ये जो हार्मोन है ये भी नॉर्मल ही था, क्योंकि आपको अगर PCOS है और आपका वेट ज़्यादा है और आप अगर वेट कंट्रोल करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो मेरी लेफ़्ट ओवरी है ये नॉर्मल साइज़ में आ गई थी, और इसमें एक DF ऑफ 8 mm भी था। तो इसलिए आप PCOS अगर आपको है तो आप वेट कंट्रोल पे बहुत ध्यान दीजिए। तो ये जो रिपोर्ट्स थे वो नॉर्मल थे, और ये हमें उसी दिन मिल गए थे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने ये रिपोर्ट्स देखने के बाद तो उन्होंने हमें अपने कैबिन में वापस बुलाया, और मुझे जो रिकमेंड किया, जो टैबलेट मुझे रिकमेंड की वो थी क्लोमिड। जो क्लोमिड थी 50 mg 2 टाइम 5 डेज़ तक मुझे खानी थी, सुबह शाम। और अगर आप लोग में से किसी ने क्लोमिड खाई है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। क्लोमिड होती है वो TTC में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लोमिड के बारे में मैं, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं क्लोमिड के बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्लोमिड मुझे 2 टाइम खानी थी 5 डे तक, और ये खानी थी मुझे जिस दिन सेकंड डे ऑफ पीरियड में 2 ऑफ पीरियड से 7 डे ऑफ पीरियड तक ये क्लोमिड खानी थी सुबह शाम। तो मैंने ये खाई, और फिर मैं गई डे 9 पे। डॉक्टर ने मुझे उसके 2 दिन बाद बुलाया था कि क्लोमिड खाने के बाद आप 8, देखिए सेकंड डे ऑफ पीरियड में मैंने खाया, फिर 7 डे ऑफ पीरियड तक मैंने ये क्लोमिड खाई, और उसके बाद हुआ डे 8, वो मैंने उन्होंने कहा कि नहीं, उस दिन नहीं आना, आप डे 9 को, एक दिन बाद आना। तो हम लोग गए डे 9 को। फिर वही अल्ट्रासाउंड हुआ, यूट्रस आई 4 cm इंटू 6 cm, और राइट ओवरी नो DF, और जो लेफ़्ट ओवरी
जो थी 1 DF 60 mm × 2 mm। देखिए आप कितना यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ। DF का जो 8 mm का था वो 6 दिन के बाद जो था वो 60 mm × 2 mm हुआ। और ये हुआ इस क्लोमिड। जो क्लोमिड है ये एग को मैच्योर करने में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और इस लेने से एग मैच्योर होता है और हेल्दी भी रहता है, जहाँ तक मुझे मालूम है। अब आते हैं डे 14 पे। उन्होंने मुझे, अब मैं गई थी डे 9 पे, फिर उन्होंने मुझे बुलाया डे 14 पे। तो 10, 11, 12, 13 3 डेज बाद 14 डे 14 पीरियड के साइकिल के बाद जो डे 14 आता है वो उन्होंने मुझे 14वें दिन पे 14 पे बुलाया। तो जो यूट्रस था वो नॉर्मल था 11 mm ET, और राइट ओवरी में कोई DF नहीं था, और जो लेफ़्ट ओवरी थी उसमें 1 इम्पेंडिंग रप्चर फॉलिकल साइज़ 21 mm × 33 mm। तो जो फॉलिकल था वो रप्चर के लिए बिल्कुल सही साइज़ का था और इम्प्लांटेशन के लिए भी तैयार था। मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ होता है एक फॉलिकल, एक फीमेल एग के लिए। अगर आपको कंसीव करना है तो आपका साइज़ इतना होना चाहिए 21 mm × 33 mm। तो ये जो था ये रिपोर्ट में था, मेरी अल्ट्रासाउंड में मैंने वही लिखा है जो उस रिपोर्ट में था। ये जो जितनी भी मैंने डिटेल आपको बताई है वो सब मैंने अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और जो टेस्ट वर्क के उससे बताया है। ये कोई भी मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ। तो जी ये जो साइज़ था वो परफेक्ट साइज़ था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे लगाया एक इंजेक्शन फॉर ओव्यूलेशन, कि वो जो एग है, जो रप्चर एग है, वो ओव्यूलेट हो जाए। और फिर उन्होंने कहा तो लगा दिया ओव्यूलेशन। अब जो थे ये जो इम्पॉर्टेंट डे आते हैं 15, 16, 17, ये रहते हैं कि एग रिलीज़ होगा, एग फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में आएगा। ये डेज़ में, यह चाहे वो 15 में आए या 16 में भी आ सकता है। और एक फॉलिकल मेरे ख्याल से 12 घंटे तक उसकी लाइफ रहती है। अगर उस बीच में अगर मेन जो स्पर्म जो होता है अगर वो उसमें मिल जाए तो बेबी कंसीव हो जाता है। तो ये 15, 16, 17 है। ये डेज़ में डॉक्टर ने कहा कि आप रिलेशनशिप रखिए अपने हस्बैंड के साथ। और फिर 15, 16, 17 के बाद उन्होंने डे 18 पे बुलाया। तो जब उन्होंने चेक किया, अल्ट्रासाउंड फिर किया, तो जो एग था वो रप्चर्ड हो गया था, और जो उसका साइज़ था वो 11 mm × 11 mm। तो जी यहाँ पे ये हो गया। ये पूरी प्रोग्रेस मैंने आपको TTC किया इस लिख के बताई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो जो होता है अल्ट्रासाउंड, फिर उसके बाद उन्होंने जो टेस्ट किए, फिर उसके बाद उन्होंने क्लोमिड दी, फिर उसके बाद क्लोमिड खाने के बाद उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड किया, फिर उन्होंने फिर 2 दिन बाद बुलाया, फिर चेक किया, फिर देखा कि कितने साइज़ का क्या है, फिर उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया फॉर ओव्यूलेशन। फिर उन्होंने 3 डेज़ के लिए दिया कि आप ये रिलेशनशिप रखिए। फिर उसको उन्होंने डे 18 में मुझे बुलाया और देखा कि एग रप्चर हुआ कि नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह से एग रप्चर हो गया था। और फिर उन्होंने जो टैबलेट्स मुझे रिकमेंड की, उसके बाद देखने के बाद ये जो लास्ट डे था, हम डे 18 को गए थे। ये लगातार TTC में आपको जाना पड़ता है, आपको सेकंड डे ऑफ पीरियड से। अब मुझे नहीं मालूम इंडिया में और या पाकिस्तान में कैसा होता है, लेकिन मैं यहाँ सऊदी अरब में हूँ। और जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे सेकंड डे ऑफ पीरियड से जो मुझे बुलाया था, उसके बाद मैं सेकंड डे ऑफ पीरियड पे गई, उसके बाद डे 9 पे गई, उसके बाद मैं डे 14 पे गई, और उसके बाद मैं डे 18 पे गई, और ये सब मैं जाती रही। और फिर ये लास्ट डे था। फिर उन्होंने मुझे जो टैबलेट्स जो दी वो ड्यूपिस्टॉन
फॉलिक एसिड और मेटाफॉर्म। ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी। मैं किसी को भी इसके लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग लीजिए, जो भी डॉक्टर आपकी प्रिस्क्राइब करती है वो आप लीजिए। मेरी डॉक्टर ने मुझे ये दिया था, मैंने ये लिया था। और फिर उन्होंने मुझे बुलाया था डे 13 पे। अगर कुछ इस बीच उन्होंने कहा अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो आइए, और अगर आपको ईजी या कुछ ऐसा लगता है तो आप आइए, नहीं तो आप सीधा डे 30 जो पीरियड का जो लास्ट डे रहता है उसके बाद से न्यू साइकिल जो चालू होती है उसमें आइए। तो हम फिर गए थे डे 30 को, और ये था मेरा सेकेंड अपॉइंटमेंट। तो आप भी मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका भी यही ऐसे ही होता है कि नहीं होता है अपॉइंटमेंट। और एक तरीके से ये फॉलिकल स्टडी भी इसी में आ जाती है, क्योंकि इसी तरीके से फॉलिकल स्टडी होती है। देखिए जब डे सेकेंड पीरियड था तब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, फिर अल्ट्रासाउंड हुआ जब हम एक और डे 9 पे गए, फिर 14 पे भी गए तब भी मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, और जब मैं 18 पे गई तब भी अल्ट्रासाउंड हुआ। और ये जो सारे अल्ट्रासाउंड होते हैं ये थ्रू वजाइनल होते हैं, और ये वो अब वजाइना के थ्रू होते हैं सारे। और जो हम डे 30 पे गए थे वो मेरा थर्ड अपॉइंटमेंट था। तो चलिए मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ, क्या रिज़ल्ट था। तो जब तक आप मेरा और भी वीडियो है मैंने अपलोड किए हैं, जब तक आप वो वीडियो देखते रहिए और बताइए मुझे कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इससे आपको मदद मिलती है, क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से। पहली बार मुझे भी डर लगता था, तो मैं इसलिए ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आपको जाना है। आप अल्लाह ताला का नाम लीजिए, आप जिसको भी मानते हैं, जो से भी धर्म के हैं, अपने ऊपर वाले को याद कीजिए और जाइए और बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी दे, सबके औलाद नसीब करवाए। अल्लाह पाक सबको औलाद नसीब करवाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस मेरा यही एक मकसद है कि जो डर मुझे था पहली बार जाने में वो आप लोग को ना हो। बस इसी तरीके से ही मुझे नहीं लगता कि कहीं भी अलग अलग होता होगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, या कोई सी भी कंट्री हो, यही प्रोसेस होता होगा या थोड़ा बहुत अलग होता होगा, लेकिन यही रहता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई होगी तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।